सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में ऑपरेशन अमिस्ताद किस देश में आए भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किया गया एक राहत अभियान है? तो इसका सही उत्तर होगा वेनेजुएला। तो अभी वेनेजुएला में बहुत भीषण भूकंप आया। यहाँ पे अभी एक एक मिनट के अंतराल में दो बार 7.2 और 7.5 तीव्रता का भयंकर भूकंप आए, जिसमें बहुत लोगों की जाने गई, मतलब जान माल की हानि हुई। तो उसके बाद भारत ने लोगों की मदद करने के लिए अभी ऑपरेशन अमिस्ताद यहाँ पर शुरू किया। अमिस्ताद ये एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दोस्ती। तो इस अभियान का उद्देश्य है भूकंप पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत और इलाज उपलब्ध कराना। भारत ने इस ऑपरेशन में क्या क्या भेजा? तो भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर वेनेजुएला गए। भारतीय सेना के 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल से 41 सदस्य मेडिकल टीमें भेजी गई। इस टीम में 9 अनुभवी सैन्य डॉक्टर भी शामिल हैं। 2 भीष्म क्यूब भी भेजे गए। भीष्म क्यूब कई बार हम पढ़ चुके हैं। भीष्म का मतलब एग्जाम में आ चुका है यार, मैं बता दूं आपको क्या है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, एक चलता फिरता यानी कि पोर्टेबल अस्पताल है। इसे आप बहुत कम समय में कहीं पर भी तैयार कर सकते हो। इसमें लगभग 200 मरीजों का इलाज आप कर सकते हो। इसमें ट्रॉमा केयर, आपातकालीन सर्जरी और आईसीयू जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती, और इसे हमने आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित किया है। ठीक है, तो ये सब अभी हमने भेजे इस ऑपरेशन में मदद के रूप में। और जब यहाँ पे भूकंप आया तो वेनेजुएला सरकार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी भी घोषित कर दिया और पुनर्निर्माण के लिए लगभग $20 करोड़ का फंड भी घोषित किया। ठीक है, तो हमें तो ऑपरेशन अमिस्ताद आप याद रखना, ये प्रश्न आएगा तो आपको वेनेजुएला आंसर करना होगा, या पूछ ले उल्टा कि वेनेजुएला में मदद के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो अमिस्ताद याद रख। वेनेजुएला आपको लेकर के चलते हैं। साउथ अमेरिका का ये देश है वेनेजुएला। कैपिटल क्या होती है इसकी? कराकस होती है। वेनेजुएलन बोलीवर यहाँ की करेंसी हो गई। यहाँ पे जो पहले प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको तो डोनाल्ड ट्रंप उठा के ले गए थे। फिर उसके बाद इंतरिम प्रेसिडेंट बनी थी डेल्सी रोड्रिग्स। और याद रखना वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। और 2025 में जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता था वो वेनेजुएला से ही है। क्या नाम है? मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रख। कुछ ऑपरेशंस मैं आपको करा रहा हूँ जहाँ पे जिन भी देशों में हमने मदद के लिए जो ऑपरेशन चलाए थे उस तरह के ऑपरेशन सही है। जैसे ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने चलाया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने चलाया था। ऑपरेशन कावेरी, युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन राहत, यमन युद्ध में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने के लिए वापस लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन अजय, इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सागर बंधु, जब श्रीलंका में दितवा नाम का तूफान आया था, बहुत तबाही हुई थी, तो हमने मदद के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। और ईरान और इजराइल के संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया। और 2025 में म्यांमार में भूकंप आया था, तो हमने एक आपदा राहत अभियान शुरू किया था, उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। और ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थितियों के बीच वहां फंसे भारतीयों को हमने सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में टॉप 500 लिस्ट में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब अभी किसने हासिल किया है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे लाइन शाइन। तो चाइना का ये नया सुपर कंप्यूटर है लाइन शाइन, और ये अब दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। अभी जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस की टॉप 500 सूची में लाइन शाइन को दुनिया का नंबर 1 सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। और इसने अमेरिका के एल कैपिटन को पीछे छोड़ दिया, जो अभी तक नंबर 1 सुपर कंप्यूटर था। अब इसको पीछे छोड़ दिया है लाइन शाइन ने। इसकी स्पीड की बात करेंगे तो 2.198 एक्साफ्लॉप्स इसकी स्पीड है, यानी कि यूं आप समझो 1 सेकंड में लगभग 2.2 क्विंटिलियन। आंकड़ों में अगर आप नंबरों में आप देखोगे तो लगभग आप देखो 2 × 10⁻18 इतनी संख्याओं की ये गणना कर सकता है। मतलब हम कहते हैं ना अरबों खरबों, अरब खरब नहीं, उससे भी कई गुना अधिक ये गणनाएं मात्र 1 सेकंड में कर सकता है। और इस सुपर कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे पारंपरिक जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स
प्रोसेसिंग यूनिट के बिना बनाया गया है, जो कि एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जा रही है। और चाइना ने 2017 के बाद पहली बार सुपर कंप्यूटर की ये जो वैश्विक रैंकिंग होती है, इसमें अमेरिका को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है 2017 के बाद। अच्छा, भारत की अगर बात कर ले कि भारत के सुपर कंप्यूटरों का स्थान कहाँ पर है, तो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है शक्ति क्लाउड, और ये अभी सूची में 84.31 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। इसके साथ ये 32वें स्थान पर रहा। और इसी तरह से भारत का एक एआई सुपर कंप्यूटर है एरावत, ये इस लिस्ट में 211वें स्थान पर है। ठीक है, तो टॉप पर कौन है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा लाइनशाइन, जो कि चाइना का सुपर कंप्यूटर है। कुछ सुपर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें माना जाता है? विजय भटकर को। और पूरी दुनिया में, विश्व में सिमोर्ग रे, और भारत में विजय भटकर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। यहाँ पे परम का मतलब हो गया पैरेलल मशीन। और अब विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हम लाइनशाइन कहेंगे, जो कि चाइना का है। इसको अपडेट कर देंगे। और भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एरावत की हमने बात करी थी अभी, ये 211वें स्थान पर है। अच्छा, रक्षा मंत्रालय के सुपर कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? माया ऑपरेटिंग सिस्टम का। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भार OS, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको IIT मद्रास ने बनाया। जेटसन ओरेन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था एनवीडिया ने। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है परम शिवाय। और किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया था? अमरावती आंध्र प्रदेश में। और अभी हमने पढ़ा था IIT पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया। यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर भी है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर से संबंधित ये सारे प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड में। तो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है, जो यहीं पे अभी महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम की ब्रॉन्ज की प्रतिमा है, ब्रॉन्ज की स्टैचू है, कांस्य प्रतिमा, इसका अनावरण किया गया। ये प्रतिमा कॉलेज के प्ले फेयर हॉल के पास स्थापित की गई है। महर्षि सुश्रुत जिनकी ये प्रतिमा है वे कौन थे? तो महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा, सर्जरी का जनक और प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने लगभग 2500 वर्ष पहले सर्जरी की अनेक तकनीकों का विकास किया। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है सुश्रुत संहिता। उसमें 300 से अधिक सर्जरी की विधियों का वर्णन है और 120 से अधिक शल्य उपकरणों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उनकी पुस्तक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये प्रतिमा बनाई किसने है? तो ये जो कांस्य की प्रतिमा है ये तमिलनाडु के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राघवनंथम स्थापति, उनके नेतृत्व में इस मूर्ति को बनाया गया। वैसे आपको ये पॉइंट भी बता दूं कि दुनिया का सबसे पुराना जो सर्जिकल कॉलेज है वो यही वाला है, ये जो स्कॉटलैंड का है, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग। इसकी स्थापना 1505 में हुई। ठीक है, जो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है। अब स्कॉटलैंड एक बार मैं आपको ले चलता हूँ, आप मैप में देखो स्कॉटलैंड ये यूके का ही हिस्सा है। हमने कहा था ना यूके में 4 देश आते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग चलती है। हमने ये भी पढ़ा था कि जलदाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूके का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। और 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स ये भी होंगे स्कॉटलैंड में। ठीक है, ये 2 पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एयर सुविधा 2.0 ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। तो वैश्विक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर सुविधा 2.0 नाम का एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि विदेश से आने वाले किसी यात्री को इबोला जैसे संक्रामक बीमारी तो नहीं है। क्यों शुरू किया गया? तो अभी अफ्रीका के कई देशों में जैसे कांगो, युगांडा, इनमें इबोला वायरस फैल रहा है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने ये व्यवस्था शुरू की है। अब इसमें यात्रियों को क्या करना होगा? मतलब जो भी व्यक्ति विदेश से भारत आएगा उसे भारत आने से 24 घंटे पहले इस एयर सुविधा 2.0 पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ पे अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, मतलब हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसको आपको भरना होगा। आपकी हेल्थ के बारे में आपको बताना होगा, पिछले 21 दिनों में आप किन किन देशों की यात्रा कर चुके हो, ये सब जानकारी आपको वहाँ पर देनी होगी। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारे यहाँ पे जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनको पहले से आपके बारे में जानकारी मिल जाएगी, आपके स्वास्थ्य के बारे में पता चल जाएगा। और जो भी जोखिम वाले जो यात्री होंगे
उनकी तुरंत पहचान हो सकेगी। और एयरपोर्ट पर कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज हो जाएगी, कॉन्टेक्टलेस संपर्क रहित हो जाएगी और इससे देश में संक्रामक बीमारियों को फैलने से भी हम रोक पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। कौन सा पोर्टल है? एयर सुविधा 2.0, इसको अभी लॉन्च किया नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू हैं। मंत्री जी का भी नाम याद रखना। कुछ पोर्टल, कुछ एप्लीकेशन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो देखो, अभी ई प्राप्ति पोर्टल को ईपीएफओ ने लॉन्च किया, मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने। खुआराम एप्लीकेशन को मिजोरम ने। स्माइल बैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। सुपर सेल साथी एप्लीकेशन को एलआईसी ने। प्रशस्त 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को एनसीईआरटी ने। सीपीओ पोर्टल को नीति आयोग ने। कर्तव्य कामस एप्लीकेशन को कर्नाटक ने। श्रम मित्र एप्लीकेशन को हरियाणा ने। जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही अभी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है बेटियों की पढ़ाई और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो इस योजना में अगर बेटी का जन्म होता है तो उसके जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकार टोटल 25,000 रुपए की सहायता बैंक खाते में डालेगी। अब ये 25,000 रुपए भी एक साथ नहीं मिलेंगे, टुकड़ों में मिलेंगे। जैसे जब बेटी का जन्म हो गया तो 2,000 मिल जाएंगे, जब उसे सभी जरूरी टीके लग जाएंगे तो 1,000 मिल जाएंगे, जब वो क्लास 1 में जाएगी तो 2,000, क्लास 6 में जाएगी तो 2,000, 9वीं में जब जाएगी तो 3,000, और 10वीं 12वीं पास करके जब वो डिग्री लेने के लिए या 2 वर्षीय जो भी डिप्लोमा अगर वो करती है तो जब उसके लिए एडमिशन ले लेगी तो 15,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 25,000 रुपये उसकी उच्च शिक्षा तक उसको मिल चुके होंगे। तो इस योजना को अगर लाने का अगर उद्देश्य हम देखें तो बेटी के जन्म को बढ़ावा देना, ताकि लोग, अक्सर देखने को मिलता है लोग बेटी के जन्म पे इतने खुश नहीं होते या फिर देखते ही हैं गलत काम करते हैं, जैसे कि मार देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें रोकी जा सके और बेटी का जन्म हो जाए तो उसे पढ़ाए भी सही। दोनों ही उद्देश्य है, बेटी के जन्म को बढ़ावा देना और उन्हें पढ़ाना भी सही, शिक्षित भी करना। क्योंकि देखो इसी तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सबसे बड़ी रकम है जो 15,000 रुपये, वो लास्ट में दी जा रही है जब उच्च शिक्षा तक वो पहुंच जाएगी। तो सारी क्लासें पढ़ाना जरूरी है। तो योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए या उससे कम है। और ये भी बोल दिया कि भैया परिवार के अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन रख दी है, जैसे पहले प्रेगनेंसी में एक बेटी हो गई, ठीक है, दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बेटियां हो गई तो तीनों बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। अब इसको शुरू किया उत्तर प्रदेश ने, तो उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल लखनऊ हो गई है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। राजकीय पक्षी सारस हो गया। पशु है बारहसिंगा। वृक्ष है अशोक का। पुष्प है पलाश। फल है आम। नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। देश का 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना, रानीपुर टाइगर रिजर्व। देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना, तर्राई एलिफेंट रिजर्व। बाकी एपेडा ने देश का पहला बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में खुला है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य ये देश का 99वां रामसर स्थल बना। और इसी तरह से आप देखोगे देश का जो 100वां रामसर साइट बना है वो भी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो सुरहा ताल है, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 99 और 100वां वाला ये ध्यान में रखना। बाकी नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन प्रयागराज यूपी में हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया था। ये तो हो गया। और ये देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जून को लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के लिए शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना वाराणसी। रक्षा मंत्रालय ये नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर विकसित करेगा? तो आईआईटी कानपुर में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक संस्कृतिर रत्न भंडार भवायार इतिवृत्तो। तो यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ये जो बुक है ये मुख्य रूप से किस लोक संगीत पर आधारित है? यहाँ पे लेखक का नाम इस बार मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये किस लोक संगीत पर ये बुक लिखी गई है ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वैसे तो नाम से पता चल रहा है आपको, इसका उत्तर भवैया होगा, क्योंकि यही नाम वहां पर भी आ रहा है। तो अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन जी, उन्होंने नई दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया, संस्कृतिर रत्न भंडार भवैयार इतिवृत्तो। अंग्रेजी में इसका नाम है भवैया अ कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स हिस्टोरिकल जर्नी। तो ये बुक
भवैया नाम की लोक संगीत परंपरा पर आधारित है। भवैया क्या है? ये उत्तर बांग्ला, असम और आसपास के क्षेत्रों का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है। इसमें ग्रामीण जीवन, प्रेम, दुख सुख, खेती, त्योहार और लोगों की भावनाओं का सुंदर चित्रण होता है। इसे विशेष रूप से कोच राजवंशी समुदाय ने पीढ़ियों से संजो कर रखा है। ठीक है, तो इसी लोक संगीत के ऊपर ये बुक लिखी गई है। लिखा किसने है, अब बात कर ले लेखक कौन है। तो डॉक्टर जयंत कुमार रॉय और संगीता रॉय ने मिलकर के इस बुक को लिखा है। ठीक है, तो मैंने बुक का नाम आपको बता दिया, लेखक का नाम आपको बता दिया, और किस के ऊपर ये बुक लिखी गई है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रश्न थोड़ा डीप में आएगा तो फिर ऐसे ही आएगा। कुछ बुक्स ऑथर वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एक बुक आई थी द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, मनोज मुकुंद नरवणे जी ने, पूर्व सेना प्रमुख है, जिन्होंने बुक आई थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, वो भी इनकी है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखा। और द बेंच, द बार, द बिजारे, उसके अलावा द लॉफुल एंड द ऑफुल को लिखा तुषार मेहता ने, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने, फिर से बन गए हैं। अपनापन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखी। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को रस्किन बॉन्ड ने, बेटर नेवर स्टॉप्स को श्याम श्रीनिवासन ने, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पीपी सत्यन ने। और ये किन के ऊपर है? पीएन पणिकर के ऊपर है, जिनको लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उपन्यास आया था बाजार, इसको लिखा है निरंजन देव शर्मा ने। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम को लिखा के अरुमुगम ने। व्हेन ऑडिट मैटर्स को विनोद रॉय ने। द सेकंड ऑर्बिट को शुभांशु शुक्ला ने। एक बुक ये भी ध्यान रखेंगे, ताइवान ट्रेवलॉग, क्योंकि इस बुक को 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। ये किताब ताइवानी लेखक हैं यांग च्वांगजी ने लिखी है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था लिन किंग ने। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लेटेस्ट, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 24 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे बांग्लादेश। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये दुनिया की 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों बिग कैट्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर की थी। और आपको ये भी बता दूं, 23 जनवरी 2025 को ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अभी 24 जून को ही बांग्लादेश इसका 27वां सदस्य देश बन गया है। तो अब भारत और बांग्लादेश मिलकर सुंदरबन में बाघों और अन्य वन्य जीवों की बेहतर सुरक्षा कर पाएंगे। सुंदरबन ये क्यों महत्वपूर्ण है? सुंदरबन ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यहाँ बंगाल टाइगर का प्रमुख प्राकृतिक घर है और ये भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है, इसलिए दोनों देशों का सहयोग बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो 7 बड़ी बिल्लियों की बात हुई है वो कौन कौन है? बाघ यानी कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या काम करता है? ये सदस्य देशों के बीच जानकारी और तकनीक साझा करता है, वन्य जीवों पर अनुसंधान करता है, अधिकारियों को ट्रेनिंग देना, संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, बड़ी बिल्ली प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा 26वां सदस्य देश कौन सा बना था? इसमें शामिल होने वाला सऊदी अरब बना था। और हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने बताया था कि भारत में कुल 3682 बिग कैट्स हैं। और अभी बिग कैट अलायंस का पहला हेड इन्हीं को बनाया गया था, भूपेंद्र यादव को। पहला बिग कैट समिट है, ये अभी भारत में ही होना है, नई दिल्ली में, जिसका थीम है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। ठीक है, बाकी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। बांग्लादेश शामिल हुआ ना, तो बांग्लादेश एक बार चलते हैं हम। ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका हो गई, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। बिम्स्टेक का मुख्यालय आपको ढाका बांग्लादेश में ही मिलेगा। कुछ स्टैटिक में आपको बांग्लादेश से अगर बताऊं तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल कबड्डी होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे जमुना कहते हैं और गंगा को पद्मा कहते हैं। भारत जो है सबसे ज्यादा सीमा किस पड़ोसी देश से लगाता है? तो भी आंसर होगा बांग्लादेश। वैसे बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें सबसे ज्यादा देखोगे तो पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा को ये 3 साइड से घेरे हुए है। हाँ, एक पॉइंट और याद रख सकते हो, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र का अध्यक्ष अभी चुना गया है खुलीलुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश की ही है। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न रहेगा, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए? तो आंसर हो गया अबी अहमद अली।
तो इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली की जो पार्टी का नाम है प्रॉस्पेरिटी पार्टी, उसने संसदीय चुनाव पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारी बहुमत हासिल किया है। पार्टी ने लगभग 90% सीटें जीतकर लगातार एक और कार्यकाल सुनिश्चित कर लिया है। अबी अहमद अली ये 2018 से इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं और ये पॉइंट और ध्यान रख लेना इनसे कि 2019 में नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है। और पहले मैं आपको चलो इथोपिया ले चलता हूँ। अच्छा, इथोपिया चले उससे पहले अभी जिन भी देशों में नए प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट लीडर बने थे वो रिवाइज कर लेते हैं। जैसे गिनी देश के राष्ट्रपति मामाडी डोम्बोया बने, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया था मोस्ताब खामेनेई को, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग, वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम, इराक का नया राष्ट्रपति निजार रमेदी, हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रोमेन रादेव, कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति लौरा वर्जीनिया, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, इराक के प्रधानमंत्री अली फली कादेम, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री अहमदो अल अमीनोलो, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री जानिस जंसा, डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री बने मेट्रे फ्रेडरिक्सन और साउथ कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हान सियोंग सुक बनी थी। अब ले चलते हैं आपको इथोपिया। ये रहा मैप में इथोपिया, कैपिटल एडिस अबाबा हो गई और एडिस अबाबा में ही आपको अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी आपको मिल जाएगा। करेंसी यहाँ पे इथोपियन बिर है, प्रधानमंत्री अबी अहमद अली। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मेटा ने व्हाट्सएप के नए वैश्विक प्रमुख हेड के रूप में भी किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा कुणाल शाह को। तो इंडियन फिनटेक स्टार्टअप है क्रेड, उसके फाउंडर है ये कुणाल शाह और इन्हीं को भी मेटा ने व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। यहाँ पे वो विल कैथकार्ट का स्थान लेंगे और कुणाल शाह पहले भारतीय हैं जो ग्लोबल लेवल पर व्हाट्सएप का नेतृत्व करेंगे। और कुणाल शाह की जो कंपनी है क्रेड, तो वहाँ पे उनकी जगह मितेन संपत को प्रमुख बनाया गया है। अब वो क्रेड का काम संभालेंगे क्योंकि कुणाल शाह व्हाट्सएप का काम संभालने वाले हैं। क्रेड क्या है? एक भारतीय फिनटेक प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2018 में कुणाल शाह ने ही की थी, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में है। व्हाट्सएप वैसे तो ये लॉन्च हुआ था 2009 में, लेकिन मेटा जिसे पहले फेसबुक के नाम से आप जानते थे, उसने इसको खरीद लिया था 2014 में। मेटा प्लेटफॉर्म के जो ऑनर है, जो सीईओ है, मार्क जुकरबर्ग है और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कैलिफोर्निया अमेरिका में। ठीक है, तो प्रश्न यही था कि अब व्हाट्सएप का ग्लोबल सीईओ बनाया गया है एक भारतीय को, उनका नाम क्या है? कुणाल शाह उनका नाम है। अब कुछ नियुक्तियां मैं आपको और रिवाइज करा दूं, बिल्कुल लेटेस्ट जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ बने विनीत मैकार्थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष बने खलीलुर रहमान, बांग्लादेश के हैं। और विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया नीलकंठ मिश्रा को। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ आशुतोष दीक्षित अभी 1 जुलाई से बन जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया सीएमडी बनाया हितेश जोशी को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में महानिरीक्षक बने इंस्पेक्टर जनरल सुंदर राज पी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल। भौतिकी के क्षेत्र में 2026 का वुल्फ पुरस्कार वाला आ गया यहाँ पे प्रश्न, जिनेंद्र के जैन। और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के न्यायाधीश के रूप में किस भारतीय को चुना गया? बिमल एन पटेल। और अभी फिर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए तुषार मेहता। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट 2026 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को। हुरुन इंडिया 500 ये भारत की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की एक सूची है जो हर साल जारी होती है। इसमें कंपनियों को उनकी मार्केट वैल्यू के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर रखा गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। इसका मार्केट वैल्यू कितना है? 19.36 ट्रिलियन रुपए। और दूसरे स्थान पे HDFC बैंक को रखा गया है जिसका मार्केट वैल्यू है 11.88 ट्रिलियन रुपए। फिर तीसरे पे भारतीय एयरटेल को रखा है। साथ में ये भी बताया गया कि टॉप 10 कंपनियों का जो कुल मूल्य है वो 86 ट्रिलियन है रुपये में। तो मतलब अगर पूरी सूची में अगर बात करें तो टॉप 10 कंपनियों की जो हिस्सेदारी है वो ही 27%। ठीक है, तो टॉप हमसे पूछा था, इस पे टॉप पर कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इतना आप ध्यान रख लो। बाकी ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना।
बाकी डेली पीडीएफ और इनकी प्रैक्टिस के लिए जो क्विज होती है वो आपको मिली जाती है अपने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि अंबुबाची मेला का आयोजन अभी कहाँ पर हुआ, तो आंसर होगा असम में। फिर पूछा नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रांसवा एंगलर्ट, इनका भी 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस खोज से था, हिग्स बोसोन। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना ये कहाँ पर शुरू हुई, महाराष्ट्र। फिर पूछा किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिला, तो आंसर होगा बिहार। हेमिस फेस्टिवल इसका आयोजन हुआ लद्दाख में। और थाई मामन थंगा मोदिरा थट्टम योजना भी किस राज्य सरकार ने शुरू की, तो आंसर होगा तमिलनाडु। और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण अभी शुरू हुआ कर्नाटक में, बेंगलुरु में। फिर पूछा भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल ये कहाँ पर स्थापित होगा, तो आंसर होगा ये भी तमिलनाडु में। और संविधान हत्या दिवस अभी मनाया गया 25 जून को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी ये भी बनाई है चाइना ने। चाइना आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,